साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र की वोटिंग खत्म हो चुकी है, झारखंड की भी खत्म हो चुकी है। अब 23 तारीख को यानी कि परसों रिजल्ट आना है। कल रात से ही एग्जिट पोल आना स्टार्ट हो गए हैं और एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र में क्लियरली बीजेपी का जो ग्रुप है, महायुति जिसे कहते हैं, जिसमें बीजेपी है, शिवसेना है और अजित पवार की एनसीपी है, ये क्लियरली जीतती हुई बताई जा रही हैं लगभग सभी एग्जिट पोल में, एक आध को छोड़ दें तो। और जो दूसरा गठबंधन है महाविकास अघाड़ी का, एमवीए जिसे कहते हैं, इसे देखा जाए तो मुस्लिम विकास अघाड़ी कहना चाहिए पर महाविकास अघाड़ी इसका नाम है, इसको हर एग्जिट पोल में लगभग हारा हुआ बताया जा रहा है। वहीं झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस में फाइट दिखाई जा रही है, यानी इंडिया अलायंस में और एनडीए में। क्योंकि झारखंड में सिर्फ 81 सीट्स हैं तो वहां पर 2-4 सीट भी ऊपर नीचे होने का मतलब है सरकार का इधर से उधर हो जाना। तो बड़ी क्लोज फाइट दिखाई जा रही है। हम दोनों जगह बात करते हैं क्या रहा है क्या नहीं रहा है, जिससे कि आपको चीजें सुनने में समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अभी जैसे एक्सिस माई इंडिया का विश्लेषण आया है, इन्होंने कल अपना एग्जिट पोल नहीं दिया था। एक्सिस माई इंडिया वही है जो आज तक पे दिखाते हैं, प्रदीप जी का जो है एग्जिट पोल, उन्होंने आज बताया है। और उनके अनुसार महाराष्ट्र में जो महायुति है, बीजेपी वाला जो ग्रुप है, उसको 178 से 200 सीटें मिल सकती हैं। और इनके अनुसार जो वोट शेयर रहेगा 48% रहेगा, जो बीजेपी के पक्ष में गिरा है। और इनके अनुसार जो महाविकास अघाड़ी है, इसको 82 से 102 सीटें मिलेंगी, सबको मिला के। केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, सबको मिला के इतनी। कांग्रेस को तो 28 से 36 मिलेंगी, यानी कि साफ साफ कांग्रेस वाला ग्रुप हार रहा है। और इनके अनुसार इनको जो वोटिंग परसेंटेज है 37% है, 37% है। बाकियों की अगर बात करें जो कल आए थे, कल भी सभी एग्जिट पोल यही कह रहे थे कि बीजेपी वाला जो गुट है वो जीत रहा है। और कल जो एग्जिट पोल दिखाए गए थे उनके अनुसार जो मैट्रिक्स है उसका आकलन है कि भाजपा को 150 से 170 सीटें मिलेंगी। जो अगला है उसके अनुसार भी यही है, मतलब सब में जीत ही रहे हैं आप जैसा कि देख सकते हैं। अब कुछ ने तो क्या किया है, इतना ज्यादा वेरिएशन दिखा दिया है, समझ में ये नहीं आ रहा कि ये किस तरफ की बात करना चाह रहे हैं। जैसे ये है पोल डायरी करके, इन्होंने कहा है कि 122 से 186 सीटें आ सकती हैं। अब ये किस तरीके का एग्जिट पोल है जी बताइए? 122 पे तो कोई नहीं जीत रहा, 130 पे कोई नहीं जीत रहा, 140 पे कोई नहीं जीत रहा, और 186 पे मतलब ये होगा बहुत बड़ी जीत हो गई। क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र में टोटल 288 सीट हैं। अगर आपको गठबंधन में अगर आप लड़ रहे हैं और आपको पूरे गठबंधन का देखना है तो करीब 144 से ज़्यादा सीटें आपको लानी है, यानी कि 145 सीटें आपको लानी है। तो ये तो भाई दोनों ही एक्सट्रीम्स बात कर रहा, तो ये तो मेरे हिसाब से तो कोई एग्जिट पोल है ही नहीं, बेकार है, हटाओ। ऐसे लोकशाही है, इसका भी 128 से 142 है। जो ये नीचे वाले 2-3 आपको दिख रहे हैं विशेष तौर पर, ये है SAM का, इनकी फुल फॉर्म नहीं पता क्या है, 127 135 हारता हुआ बीजेपी को दिखा रही है। एक ये है इलेक्टोरेज एज का, इसके द्वारा भी बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ दिख रही है हारती हुई, यहाँ दिख रही है। बाकी सबका बीजेपी को जिताते हुए एग्जिट पोल आया है, आज एक्सिस वाले का भी आया है। वहीं अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी टोटल जैसा कि मैंने बताया 81 सीट्स हैं। आपको सरकार बनानी है तो 41 सीट्स लानी पड़ेंगी। अब 41 के अनुसार एनडीए को, बीजेपी वाले ग्रुप को देखो यहाँ 31 से 40 मिल रही है। अब इसमें भाई 2 सीट भी अगर ज़्यादा आ गई तो सरकार बन गई, नहीं आई तो नहीं बनी, तो कुछ कह नहीं सकते। ये 45 से 50 बता रहा है, बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहा है। ये बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहा है, ये भी कह सकते हैं ये भी जीतता हुआ दिखा रहा है। और बाकी ये दोनों, एक्सेस माई इंडिया तो कह रहा है केवल 25 सीटें आएंगी बीजेपी वाले गठबंधन को, जो एक्सेस माई इंडिया जिसने आज अपना जारी किया है। और बाकियों का इसका भी डाइसी है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। इसको अगर छोड़ दें और एक्सेस माई इंडिया को अगर छोड़ दें तो बाकी सब के, इसको भी दैनिक भास्कर को भी ले लेते हैं। दैनिक भास्कर का जो प्रोडिक्शन है वो लोकसभा में सही गया था। इन 3 के अनुसार हार रही है और इन 4 के अनुसार जीत रही है बीजेपी वाली जो वहां पे अलायंस है वो। अब वोट शेयर की बात करते हैं, फिर हम बताते हैं कि हमें क्या लगता है। क्योंकि हमने पिछली बार भी आपको याद होगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर चर्चा करी थी और हमारा वो आकलन सही गया था, जबकि सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए झारखंड में और हर जगह वही बताया है। अच्छा, ये भी कहा गया है कि झारखंड में 20 सीटें ऐसी हैं, 20 जहां पर बड़ी क्लोज फाइट है, बहुत ज्यादा ही क्लोज है, कुछ नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा। अब 20 का मतलब तो भाई 81 सीटों में 20 तो बहुत बड़ी बात हो गई। 20 में तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 20 में जिसको 40 मिल रही है उसे 60 मिल जाए, हो सकता है 40 मिलने वाले को 20 मिल जाए। तो इस बार तो इन्होंने जानबूझ करके एग्जिट पोल ऐसा किया है कि किसी की दुकान बंद ना हो,
क्योंकि लंबे समय से एग्जिट पोल गलत साबित हो रहे हैं, सब लोग अपने अंदाजे से कुछ भी मार देते हैं, और चूंकि लगातार गलत हो रहे हैं तो लोगों का विश्वास भी खत्म हो रहा है। तो इन्हें अपनी दुकान बचाए रखने के लिए एक तो उन्होंने रेंज बड़ी लंबी लंबी रखी है, 122 से 186 तक मिल सकती हैं, ये कौन सी बात हुई। और दूसरा ये बात भी कह रहे हैं कि इन पर बड़ी क्लोज फाइट है। अरे क्लोज फाइट है तो फिर आप कर क्या रहे हो। उसके बाद अब बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की। तो झारखंड इलेक्शन में जो दूसरा राउंड हुआ था, ये 2 राउंड में हुआ था, दूसरे राउंड में 68% के आसपास वोटिंग हुई है, लगभग 68%, पहले भी लगभग इतना ही था। और महाराष्ट्र में तो 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया, महाराष्ट्र में लगभग 66% वोटिंग हुई है शाम तक, कल तक 66%। ये बड़ी बात है, 30 साल में हुआ है पहली बार। 30 साल पहले 1995 में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, उसके बाद अब ऐसा हुआ है। आप समझ गए, महाराष्ट्र में और झारखंड में दोनों ही जगह वोटिंग ज्यादा हुई है। इस बात को आप याद रखिएगा, जिससे कि हम विश्लेषण जब करें तो आप उसको पकड़ पाएं बात को कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में मुद्दा क्या था। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के आया था वो था हिंदू मुसलमान का। सीधी सी बात है, देखिए हिंदू मुस्लिम का क्यों आया था, क्योंकि कांग्रेस वाले गठबंधन ने कुछ ज्यादा ही मुसलमानों को खुश करने के लिए योजनाएं बनाना स्टार्ट कर दिया, योजनाएं बताना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि अभी आपको पता है तेलंगाना के जो सीएम है रेड्डी साहब, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अगर हमारी सरकार बनी तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की हम बात करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है। दूसरा, मुसलमानों के जो उलेमा हैं, आका हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि सभी लोग एक होकर के वोट देना, सभी लोगों को कौम के लिए लड़ना है, जैसा कि उनको ऊपर से आदेश मिलता है। तो एक तो वो उधर योगी जी का जो नारा चल रहा था देश में इस समय जुबान जुबान पर है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उधर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहा था, कारण नंबर 1। तो हिंदू मुसलमान बड़े अच्छे से हुआ है। और ध्यान रखना, मुस्लिम वोट लोकसभा चुनाव से बड़ा डेडिकेटेडली पड़ रहा है बीजेपी की अगेंस्ट, ये साफ साफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। दूसरा जो मुद्दा निकल करके आया था वो था लाड़की बहन योजना, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये खाते में डाले जा रहे थे महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, एकनाथ शिंदे के द्वारा। और उन्होंने कहा, ये पता है 3 महीने से इनकी किस्त आई नहीं थी और 3 महीने की किस्त एक साथ डाली गई तो अच्छा खासा अमाउंट आया, 4,500 रुपये, शायद 4 महीने की डाली है, 6,000 रुपये आया है। तो लोगों को लगा है पैसा आ रहा है बड़ा अच्छा, 6,000 रुपये किसी अकाउंट में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। तो अब इसमें ऐलान किया गया था कि अब दोबारा सरकार बनती है तो इसे बढ़ा करके 2100 कर दिया जाएगा। तो वोट बैंक महिलाओं को बनाना एक नया ट्रेंड चला है। देखो आज के कुछ साल पहले, 10 साल पहले जो राजनीति थी उसमें वोट बैंक बनाया जाता था जातियों को, कि मुसलमानों को खुश कर लो, दलितों को खुश कर लो, ब्राह्मण को खुश कर लो, क्षत्रिय को खुश कर लो, राजपूत, अलग अलग तरीके से, ठाकुरों को, जाट को, ऐसे करके वोट बैंक बनाया जाता था। जब से बीजेपी आई है ये क्या कर रहा है, नई तरीके का वोट बैंक बना रहे हैं। कभी ये क्या करते हैं, सिलेंडर देकर के महिलाओं को वोट बैंक बना लेते हैं, कभी क्या करते हैं पैसे देकर के किसानों को वोट बैंक बना लेते हैं, कभी क्या करते हैं कि जो लाभार्थी वर्ग है, लाभार्थी वर्ग का मतलब जो अलग अलग स्कीम्स हैं, बीजेपी वाले सुनिश्चित करते हैं कि स्कीम्स बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक पहुंचे और हर किसी के पास सरकार की सुविधा पहुंचनी चाहिए। तो जिनको चीज़ मिलती है वो भले किसी जाति धर्म का हो, जिसे पता चल रहा है कि सरकार ने मुझे घर दिया, सरकार मुझे हर महीने इतना राशन फ्री दे रही है, सरकार हमको ये कर रही है, वो कर रही है, तो वो आदमी भले किसी को वोट देता आया हो, जो उसका पेट भर रहा है, फिर आदमी उसी को जाकर के वोट देता है। ऐसा हिंदू कम्युनिटी में देखा गया है। तो ये लाभार्थी वर्ग बीजेपी ने तैयार किया है जो हर जगह इनको मदद कर रहा है। जैसे हरियाणा में बोला जाता था कि अगर आपने जाटों को खुश कर लिया तो आपकी सरकार बन जाएगी, तो सब लोग जाटों के पीछे लगे रहते थे। बीजेपी ने कहा जाटों के पीछे लगना ही नहीं है, अपना अलग वर्ग तैयार करो। ऐसे यूपी में देखो कि साहब मुसलमानों को खुश कर लिया तो काम हो जाएगा, यादव कर लिए तो हो जाएगा, दलित कर लिए तो हो जाएगा। बहन जी मायावती जी दलितों को खुश करने में लगी रहती थी। हमारे जो अखिलेश यादव हैं या मुलायम सिंह यादव हैं, वो यादवों को खुश और यादव और मुसलमानों को खुश करने में लगे रहते थे। बीजेपी किसी को खुश नहीं करती थी। तो यहाँ भी लाभार्थी वर्ग बड़े स्तर पर पैदा किया गया, जिससे कि एक बड़ा सेक्शन बिना किसी भेदभाव के, किसी भी जाति का है, किसी भी मजहब का है, वो सब के सब बीजेपी को वोट देने लगे। यही कारण है कि बीजेपी बम्पर जीत हमेशा यूपी में हासिल कर रही है 2014 से, बस इस बार का लोकसभा चुनाव छोड़ दें तो। और ऐसा ही हरियाणा में भी, जैसे मैंने बताया, और ऐसा ही अब महाराष्ट्र में होगा जी। महाराष्ट्र में मराठाओं का बड़ा खेल था। मराठाओं के आरक्षण को लेकर के जो बात करेगा उसको वोट देंगे, मराठाओं के लिए जो करेगा वो। तो मराठा बहुत हो रहा था, बीजेपी को मराठा वोट दे नहीं रहे थे। बीजेपी ने वहां पे महिला का एक अलग ही वोट बैंक तैयार कर लिया कि हम तो भाई इनसे वोट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मराठाओं को खुश करने के लिए भी एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया और अजीत पवार को अपने साथ जोड़ दिया। ये दोनों ही मराठा फेस हैं, तो अगर इनके फेस पे आने होंगे आ जाएंगे, वरना बीजेपी ने बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। आप देखना बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। तीसरा जो निकल के आया था मुद्दा ये था कि लोग कांग्रेस से बहुत खफा थे। ये खफा थे क्या है, कांग्रेस से और उद्धव ठाकरे से।
उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे भी 2.5 साल सीएम रहे थे, तो 2.5 साल के सीएम रहने के दौरान इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो हिंदुओं के लिए पक्ष का हो या हिंदुओं को जो लगे कि हाँ ये बाला साहब ठाकरे का बेटा है। उल्टा संतों को पिटाई हो गई पाल घर में, उल्टा मुकेश अंबानी के घर के बाहर गोलियां चल गई, पता नहीं क्या मिला था गाड़ी में। साथ ही आपने देखा भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, बॉलीवुड में कैसी कैसी चीजें सामने आई, ड्रग्स वगैरह की, वो भी आपने देखी। तो कहीं भी लग नहीं रहा था कि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। मुसलमानों को खुश करने में लगे हुए उद्धव ठाकरे औरंगजेब की कब्रों पर जा रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के पक्ष में बात कर रहे हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि मुंबई में कई सारे अवैध तरीके से आए हुए बांग्लादेशियों को बसाया गया, वो सारी चीजें चल रही थी। तो लोग इनसे खफा थे, यही कारण है कि लोकसभा में भी इनको खास वोट नहीं पड़े। और कांग्रेस का वो जो झूठा नैरेटिव था लोकसभा वाला कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, डिक्टेटरशिप आ जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, तो लोगों को समझ में आ गया था कि कांग्रेस इन्हें बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो ये मसला था। और चौथा मसला ये था कि लोगों को ये रियलाइज हो गया कि लोकसभा में घर से बाहर ना निकल के हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। लोकसभा में बीजेपी को जो डेंट पड़ा है वो 2 ही स्टेट्स में पड़ा था, एक यूपी में पड़ा था, दूसरा महाराष्ट्र में पड़ा था। यही कारण है कि अभी इन चुनावों के साथ साथ यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे। 10 पे होने थे। एक मिल्कीपुर वाली जो सीट है, अयोध्या वाले जो क्षेत्र में आती है, फैजाबाद वाले में, उस पर कोई विवाद हो गया, केस चल रहा है कोर्ट में, तो 9 सीटों पर हुआ है। 9 में से पहले बीजेपी के पास 4 सीटें थी, एक आरएलडी के पास थी और 4 थी सपा के पास। तो अभी सर्वे ये कह रहा है एग्जिट पोल का कि 9 में से 7 बीजेपी जीत रही है। तो यूपी वालों को भी रियलाइज हो गया कि हम गलती क्या करके, महाराष्ट्र वालों को भी रियलाइज हो गया कि हमने घर से बाहर न निकल के गलती कर दी बहुत बड़ी। यही कारण है कि 30 साल में आपको हाईएस्ट 30 साल का वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है। आप समझ गए? तो लोगों को ये थे गिला के यार हमने कर क्या दिया है। राहुल गांधी जाति 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 करे जा रहे हैं, जातियों में तोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उसको कुछ बोल नहीं रहे हैं, विदेश में जाके भारत की बुराई कर रहे हैं। तो लोग ये देख रहे हैं कि ये आदमी तो खेल कर रहा है, 99 सीट मिल गई इसको, हमने दे दी है, वॉट एवर हमारी वजह से मिल गई, वो ये तो हमको ही तोड़ने पर लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, इसे कम करो कम करो कम करो। तो ये एक मुद्दा इसमें रहा है। दूसरी चीजें काम क्या करी हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो यहां पे काम कर गई? उनमें से सबसे बड़ी चीज काम करी है आरएसएस और बीजेपी का ग्राउंड लेवल पे काम करना, घर घर जाना, लोगों को समझाना, लोगों को जोड़ना और अपने कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित करना कि कार्यकर्ता लोगों से वोट डलवाएं। ये सब चीजें बहुत बड़े स्तर पर की गई है, जमीनी स्तर पर। जब आरएसएस और बीजेपी घर घर जाकर के अपनी फुल फॉर्म में गेम खेलती है ना, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कमी रह गई थी लोकसभा चुनाव में। बीजेपी और आरएसएस दोनों ही ओवर कॉन्फिडेंट थे कि 400 के आसपास तो सीटें आ ही जाएंगी। वो वोटर भी ओवर कॉन्फिडेंट था कि आप तो जीत ही रहा है, हम क्या वोट डाल के करेंगे। ये चीज़ इनको रियलाइज हुई और जल्दी से इन्होंने सबक लिया। यही काम इन्होंने हरियाणा में करा था और यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में करा है। देख लेना, इसका परिणाम बहुत ही गजब आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो देखने को मिली है वो है, ये एक बड़ा फैक्टर है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये है अर्बन वोट्स के लिए, अर्बन वोट्स के लिए सोसाइटीज में बूथ लगवाना। आप समझे नहीं ये क्या चीज़ है? जो महाराष्ट्र है, मुंबई जैसे आपने देखा होगा, तो लोग सोसाइटीज में रहते हैं। जैसे आपने तारक मेहता में देखा होगा, गोकुलधाम सोसाइटी, मतलब सोसाइटीज होती हैं, सब लोग अपने बिल्डिंग्स में, फ्लैट्स में रह रहे होते हैं, फ्लैट वाली जिंदगी जी रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जब वोटिंग होती है तो बूथ कहीं जा करके दूर लगा होता है। अब कोई रह रहा है मान लो 50वें माले पे, वो सोचता है यार क्या 50 माला नीचे उतरूंगा, लाइन में लगूंगा, वोट डाल के आऊंगा, कौन इतना दिन खराब करे, अपना आराम से रहते हैं, पूरे हफ्ते भर काम करते हैं, आज रिलैक्स करते हैं। तो लोग निकलते नहीं थे शहरों से वोट डालने के लिए। कारण ये था कि बीजेपी को वोट नहीं पड़ता था। गांव से, पिछड़े इलाकों से लोग निकल के आते थे, जिनको कांग्रेस टाइप के लोग जो है जातियों में, मराठाओं के नाम पर जोड़ तोड़ के रखते थे और अपने साथ जोड़ते रहते थे वोट के रूप में। बीजेपी ने क्या किया इस बार, जो इलेक्शन कमीशन से शायद कहा होगा इन लोगों ने कि जो बूथ हैं वो आप सोसाइटीज में जाके लगाओ। इस बार बूथ लगे बिल्कुल सोसाइटीज में जा करके कि लोग आकर के वोट दें। इसलिए अर्बन वोटिंग ज्यादा हुई है। और अर्बन लोग, ये शहरों में रहने वाले थोड़े भी समझदार लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पता रहता है कि दुनिया में उस समय चल क्या रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं, हल्का फुल्का लोग टच में रहते हैं, तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि हमें जरूर जा करके वोट डालना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये दूसरा और तीसरा गेम चेंजर है ये लड़की बहन योजना। इसलिए मैं कह सकता हूं, अच्छा एक चीज और बता दूं, इसमें एक और चीज फैक्टर जो काम करेगा वो है मल्टीपल पार्टीज। पार्टीज बहुत हो गई हैं। आपको पता है कि मैं फोटो ही दिखा देता हूं, देखिए बीजेपी की अपनी पार्टी है,
बीजेपी के साथ शिवसेना है, इनके साथ एनसीपी भी है अजीत पवार वाली। इधर देखें तो ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इधर ये शरद पवार की एनसीपी है, और उधर देखा जाए तो कांग्रेस भी है। 6-7 पार्टी तो ये हो गई, छोटी छोटी और पार्टी हैं। तो जब मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं तो वोट बढ़ता है, और जब भी मल्टीपल प्लेयर होंगे यानी कई सारी पार्टीज होंगी तो फायदा हमेशा बीजेपी को होगा। इसको ध्यान रखना, ये मल्टीपल प्लेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। जब कई सारी पार्टीज होती हैं तो फायदा बीजेपी को होता है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, कुछ लोग कहेंगे कि क्या ये चीज यहां भी काम करेगी। हो क्या रहा है कि चूंकि वोटर के दिमाग में बैठ गया है कि कांग्रेस को या तो हराना है, वोटर ये सोच रहा है, या ये सोच रहा है कि या मुसलमान है जो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जाकर के वोट देना है। इस समय बात बहुत आर पार की चल रही है। या तो एक पक्ष ऐसा है जो कैसे भी करके बीजेपी को जिताना चाहता है, या कोई पक्ष ऐसा है कैसे भी करके कांग्रेस को जिताना चाहता है। जो कांग्रेस को जिताना चाहता है वो मुसलमान है। तो बड़ी आर पार चल रही है, मल्टीपल प्लेयर्स हैं, लेकिन मेन फाइट बीजेपी कांग्रेस की है, जैसा कि हरियाणा में देखने को मिला, जैसा कि यहाँ है। तो आप कहोगे फिर आपने मल्टीपल प्लेयर की बात की, इसलिए करिए मल्टीपल प्लेयर्स की बात, क्योंकि एक नेता हैं जो बड़े सक्रिय थे इस बार, MNS जी, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के कजन राज ठाकरे को पीछे से बीजेपी सपोर्ट कर रही है जी। थोड़ी बहुत सीट भी निकाल लेना राज ठाकरे, आप देखना थोड़ी बहुत भी सीट्स आ गई तो बीजेपी का जो गठबंधन है वो आपको चेंज नजर आएगा। या तो आपको अजित पवार बाहर जाते दिखाई देंगे, या राज ठाकरे भी जुड़ते हुए दिखाई देंगे। ये आप देखना, यही मैं कह रहा हूं। जो आपको फॉर्मेट अभी दिख रहा है ना इलेक्शंस में कि भाई ये एक तरफ है, ये एक तरफ है, ये ऐसा नहीं रहने वाला है। चुनावों के बाद ये फॉर्मेट नहीं रहेगा, कोई ना कोई अदला बदली होगी, कोई ना कोई इधर से उधर भागेगा। कौन भागेगा मैं बता देता हूं, या तो अजित पवार, सबसे ज्यादा चांसेस हैं, या दूसरा चांसेस सबसे ज्यादा किसी के इधर उधर भागने के हैं, वो है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, लेकिन ये हो सकता है कि कांग्रेस का गठबंधन छोड़ दें, ये हो सकता है। और MNS के राज ठाकरे बीजेपी गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए। और सीएम कौन बनेगा? सीएम बनेंगे ये देवेंद्र फडणवीस। और सीट्स कितनी आएंगे आप सीट्स पूछे तो मेरा आकलन ऐसा कहता है बीजेपी के गठबंधन को 180 प्लस सीट्स आएंगी, 288 में से, 288 में से 180 से ऊपर सीट आएंगी। तो ये हो गई इनकी बात महाराष्ट्र की। अब बात झारखंड की करते हैं तो देखो भाई, झारखंड का ऐसा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज 67% के आसपास रहा है। झारखंड के हिसाब से बहुत ज्यादा है। झारखंड एक वो क्षेत्र है जहां पर नक्सलिज्म बहुत ज्यादा तीव्र है, नक्सलवाद बहुत उग्र है, और वहां पर कभी भी नक्सलवादी जो लोग थे वो वोटिंग करने नहीं देते थे, बूथ का बूथ कैप्चर कर लेते थे और एक भी वोट नहीं पड़ने देते थे। यही कारण था कि वहां पर कोई भी ऐसी पार्टी सरकार नहीं बना पाती थी जो देश हित में काम करती हो। वही पार्टी सरकार बना सकती थी जो माओइस्ट विचारधारा की हो, कम्युनिस्ट विचारधारा की हो। जो नक्सलिज्म है, नक्सलवाद है, वो 1960s में भारत में पैदा किया गया था, और भारत के उन क्षेत्रों में पैदा किया गया था जो आज पूर्वी क्षेत्र हैं। जैसे कि अगर आप भारत का नक्शा देखें तो भारत के नक्शे में जो क्षेत्र इधर पड़ते हैं, ये वाले झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत उड़ीसा, बिहार, थोड़ा बहुत बंगाल, इन क्षेत्रों में नक्सलवादी पाए जाते हैं जो जंगल में रहकर के अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करते हैं। और माना जाता है कि इनके पीछे चाइना की विचारधारा का हाथ था। 1960 के दशक में चाइना ने इन लोगों की विचारधारा को बदल करके अपने लोग भिजवा करके इस टाइप का ग्रुप पैदा किया जो सरकार के अगेंस्ट खड़े होकर काम करता है, जिस ग्रुप को ये लगता है कि सरकार जो करेगी वो गलती करेगी, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको झारखंड जैसे स्टेट्स में अगर चुनाव जीतना है तो आपको इनसे बना के चलनी पड़ेगी, नक्सलवादियों से। और नक्सलवादियों से बना के चले ऐसा बीजेपी का तो नेचर लगता नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी जीत नहीं पाती थी उतनी आसानी से। इस बार क्या हुआ, झारखंड में पहली बार ऐसे चुनाव हुए हैं, पहली बार। झारखंड अभी बना है लगभग 25 साल पहले, सन 2000 में। तो 25 साल में पहली बार झारखंड में ऐसा हुआ है कि बिना किसी दंगे के, बिना एक भी गोली चले इलेक्शन शांति से हो गया। ये अमित शाह की रणनीति का कमाल है। और जब आसानी से इलेक्शन हो पाया है बिना गोली चले, तो जाहिर सी बात है लोगों ने अच्छे से वोटिंग करी है जो बीजेपी के पक्ष में भी जाएगी। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि झारखंड का संथाल रीजन है, संथाल क्षेत्र है, जहां पर NCST की रिपोर्ट आई थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उनका कहना यह था कि यहां पर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को ला करके बसाया जा रहा है, जिसकी वजह से आदिवासी लोग बहुत परेशान हैं, आदिवासी लोगों के हक छीने जा रहे हैं। इसकी वजह से यहां पर एक बहुत बड़ा लोगों में डिससेटिस्फेक्शन है सिस्टम को लेकर के, करंट गवर्नमेंट को लेकर के। तो ये दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में, विशेष तौर पे आदिवासी। और तीसरा पॉइंट है जो वहाँ पर
ये वर्तमान जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, कहाँ गई इनकी फोटो, ये हेमंत सोरेन, ये अभी जेल जाके आए। जब अरविंद केजरीवाल गए थे उस वक्त जेल में थे, इन पे भी करप्शन का आरोप है। तो लोगों में इनके करप्शन को लेकर के भी एक डिससेटिस्फेक्शन है। तो आप झारखंड का मेरे से पूछेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि झारखंड का एक भी आंकड़ा इनमें से सही नहीं है। झारखंड में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिलने जा रही है। हो सकता है 81 में से 50+ सीट्स मिल जाएं, लिख के ले लो। बहुत बड़ी जीत आएगी, बहुत बड़ी। वोटिंग परसेंटेज में बहुत अंतर होगा, आप देख लेना। तो ये हमारा झारखंड का आकलन है। बाकी देखते हैं क्या होता है, और जो भी होगा 2-3 दिन में पता चल जाएगा। हो सकता है हमारा आकलन सही ना हो, कोई और नई बात निकल के आए। हम कौन सा जमीनी स्तर पे गए, लेकिन हम पिछले कई दिनों से स्टडी जो कर रहे हैं, हमारे सोर्सेस से जो खबर आ रही है, मेरे टच में कई पत्रकार हैं, कई पॉलिटिशियंस हैं, कई RSS के नेता, तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी वजह से मुझे पता चलता रहता है कि कौन सा संगठन क्या काम कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, RSS क्या कर रही है। पत्रकारों के माध्यम से पता चलता है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में क्या खबरें हैं। तो उसके आकलन पर एक आइडिया हम आपसे शेयर कर रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। 2 दिन बाद फिर मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार।